तो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों, बहुत अच्छा है कि तुम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है थोड़ा सा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है आप लोग को कि सर हम लोग हिंदी मीडियम के, सर इंग्लिश मीडियम के बच्चे आगे। अरे बच्चों कुछ नहीं, कोई आगे आगे नहीं, थोड़ा मेहनत करो, सब आगे निकल जाओगे। मैं तो चाहता हूँ कि सब हिंदी मीडियम के बच्चे आगे निकल जाएं, और इसलिए तुम लोग के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो चलो बच्चों, फिर अपन आज स्टार्ट करते हैं। आव्यूह अपन ने देख लिया, अब अपन पढ़ते हैं सारणिक। इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सारणिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये जो था ना बच्चों, अपन ऐसा लिखते हैं, मतलब आव्यूह लिख रहे हैं, और ऐसा लिखते हैं, ऐसा मतलब डिटर्मिनेंट लिखते हैं, सारणिक लिखते हैं। सारणिक का एक चिन्ह ये भी है, सारणिक का एक चिन्ह जो है वो ये भी है, ऐसा भी लिखते हैं, ये सारणिक डिटर्मिनेंट, या ऐसा भी लिखते हैं, या डिटर्मिनेंट ए करके भी लिखते हैं। ऐसे दो लाइन के बीच में रहते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर अवयव देखे थे ना, एलिमेंट्स, जैसे ये कितना 3x3 का ऑर्डर है, वैसे ही सारणिक का होता है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये फिर ऑर्डर जाएगा 3x3। तो इस तरीके से बच्चों सारणिक का लिखते हैं। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ये यदि तुम लोग थोड़ा सा याद करो तो लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने फिजिक्स में दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकाला था। उस वक्त भी आपको टीचर्स ने बताया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, शुरुआत से देखते हैं। तो देखो बच्चों, मैं डिटरमिनेंट यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 4। ये ऐसी दो ऊर्ध्व रेखाओं के बीच में, वर्टिकल लाइंस के बीच में यदि अवयव लिखे हुए हैं, मतलब सारणिक लिखी हुई है डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों, ये ऐसा गुणा करते हैं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, इसको पहले गुणा करते हैं। तो ये जाएगा 1 × 4, फिर माइनस, फिर इसको गुणा करते हैं। एक तीर बता रहा हूं मतलब पहले, और दो तीर का मतलब उसके बाद, तो 3 × 2। तो इस तरीके से इस सारणिक का जो मान होगा वो 4 - 6 = -2। ये है जब सारणिक द्वितीय कोटि की होती है, जब उसका ऑर्डर 2x2 का दिख रहा है। लेकिन यदि सारणिक 3 ऑर्डर की है तब कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल है बच्चों। ये मैंने लिखी सारणिक, यहाँ पर मैंने लिखे अवयव A11 A12 A13। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A21 A22 A23। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर ये A31 A32 A33। A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, मान ज्ञात करने के लिए हम लोग या तो पूरी पंक्ति लेंगे या पूरा स्तंभ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पंक्ति चुनी A11, तो यहां पर हो जाएगा -1 ⁻1 + 1। ये 1 है ना, IJ। तो जैसे मान लीजिए AIJ है, AIJ, तो फिर -1 की घात I + J, ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा -1 की घात 1 1।
1+1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे A11, और जब A11 लिखा तो पूरी पंक्ति को छोड़ देंगे और पूरे स्तंभ को छोड़ देंगे और बाकी अवयव को यहाँ पर लिखेंगे A22, A23, A32, A33, ये ऐसा हो जाएगा। फिर प्लस, उसके बाद बच्चों फिर से आएगा प्लस। अब मान लीजिए मैं पूरी पंक्ति ले रहा हूँ, पहली पंक्ति के हिसाब से प्रसार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 की घात, ये ले रहा हूँ ये वाला 1 2 वाला, तो 1 + 2, फिर हो जाएगा A12। अब इसके आगे फिर जब अवयव लिया तो वाली पंक्ति छोड़ दो, वाला स्तंभ छोड़ दो, तो फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा A221, A23, A31 और A33, फिर प्लस, फिर से -1 की घात। अब यही ले रहे तो अपन यार लास्ट पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 + 3, और यहाँ पर आ जाएगा A13, और फिर आ जाएगा यहाँ पर। तो जब A13 लोगे तो ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, तो क्या ये 4 बचेंगे, A21, A22, A31 और A32। और फिर बच्चों इसको अपन हल कर लेंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर -1 की घात 2 दिख रहा है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा A11। यहाँ इसका गुणा करेंगे, तो पहले इसका गुणा करेंगे A22, A33 माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे A32, A23। फिर बच्चों देखो -1 की घात 3 मतलब ऋण आ जाएगा, माइनस हो जाएगा A12। फिर इसको हल कर लेंगे A21, A33 माइनस, फिर इसका गुणा कर लेंगे A31, A23। फिर देखो ये -1 की घात 4 दिख रहा है मतलब प्लस, तो A13, इसको हल कर लो, पहले इसका गुणा कर लो A21, A32 माइनस A31, A22। ये सॉल्व करने से जो आएगा बच्चों वो आपका जाएगा आंसर। इस तरीके से सारणिक को हल किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट है, पर मुझे मालूम है आप मन में सोच रहे हो कि सर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर सॉल्व करके बता दीजिए। अरे काहे चिंता कर रहे हो बच्चों, अभी तो अपन एक्सरसाइज करेंगे ना, एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन ही यही हैं, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, अपन करेंगे ऐसा। अच्छा एक और चीज़ है ना, थोड़ा कुछ चीज़ें सीख लो फिर मैं देता हूँ आपको उदाहरण। जैसे अपन ने पहली पंक्ति लेकर सॉल्व किया, अपन ऐसा स्तंभ से भी कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं सिखाऊंगा, किसी में प्रसार किया मान निकालना रहेगा अपने को, तो किसी में अपन पंक्ति को लेकर प्रसार करके मान निकाला करेंगे, और किसी को में कॉलम लेकर, तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें आप सीख जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, यदि सारणिक में मान लीजिए यहाँ पर एक शून्य, ये एक और शून्य है, ये 0 0 है, मान लीजिए इस तरीके से 1 2 3 2 0 0 4 1 5, तो जब अपन प्रसार करेंगे बच्चों तो इस पंक्ति को लेकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपन को गणना कम करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखो कि जब अपन प्रसार करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, बस आप इतनी सी बात ध्यान रखो तो चिंता नहीं करो, जैसे ही मैं अभी प्रश्नावली पर आता हूँ आपको एकदम ईजी हो जाएगा। बस जो कुछ बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ध्यान से रखो कि यदि पंक्ति में ज़्यादा शून्यों की संख्या है तो उस पंक्ति को ले लो, या कॉलम में ज़्यादा शून्यों की संख्या है तो उस कॉलम को लेकर अपन प्रसार किया करेंगे। ये एक बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पर देखो ये प्लस आ गया था, यहाँ पर देखो माइनस आ गया था, तो अब इतना दिमाग कौन लगाए, ये -1 की घात 1 + 1 -1 की घात 1, सीधे सीधे याद रखो A11 लिख रहे हो ना,
1 1 मतलब 1 + 1 2, जब 2 आएगा सम संख्या तो प्लस आएगा, और जैसे 1 2 तो 1 + 2 क्या होता है 3, तो यहाँ -1 की घात 3 में क्या हो गया था, ऋण हो गया था। मतलब अपन जब देखेंगे 1 और 2 का योगफल, यदि ये i + j, ये जैसे aij है तो अपन i + j को चेक किया करेंगे कैसा आता है। यदि ये सम संख्या आ रहा है तो प्लस, और यदि विषम संख्या आएगा तो माइनस। जैसे यहां पर देखो ना आप, i + j 1 + 1 2 आ गया सम संख्या, तो प्लस हो गया था, तो प्लस हो गया। यहां पर देखो 1 2 था ना, तो 1 + 2 3 होता है, तो -1 की घात 3 होने के कारण विषम आ गया था, विषम के कारण अपन ने ऋण चिन्ह रख दिया था। इसको ध्यान रखो। अच्छा, एक और चीज याद रखो, तीसरा काम का है, इसके जस्ट बाद फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, ये भी नोट कर लो। ये तुम्हारे पास में कोई आव्यूह है, ये k टाइम्स है b आव्यूह के, राइट। तब और मान लीजिए जो आव्यूह है ना वो वर्ग आव्यूह है n/n, ये भी n/n। तब यदि हम डिटरमिनेंट निकाल कर देखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आप करके देखेंगे जब क्वेश्चंस, तो मेरी बात समझ में आएगी। ये आएगी डिटरमिनेंट a = k की घात n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। मतलब हमको यदि कोई आव्यूह दिया है a, दूसरा आव्यूह दिया है b, और a क्या है b का k गुना, और कोटि है n/n, वर्ग आव्यूह है, तो जब आप डिटरमिनेंट a निकाल कर देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट b की वैल्यू के k की घात n के बराबर। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी अपन बात को जस्ट अभी अपन क्वेश्चंस में देखते हैं। तो बच्चों इतनी सी थ्योरी है, इस थ्योरी के बेसिस पर बहुत आसानी के साथ अपन सारणिक की एक्सरसाइज कर सकते हैं स्टार्ट। तो चलिए करते हैं अपन एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1, और देखिए आप बहुत आसानी से आपसे बनेगी प्रश्नावली 4.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, सारणिकों के मान। तो पहला प्रश्न है डिटरमिनेंट 2 4 -5 और -1, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, डिटरमिनेंट = मैंने क्या सिखाया ऐसा, मतलब क्या करोगे 2 × ऋण 1 -5 × 4, तो डिटरमिनेंट का मान हो गया -2, और ये -20 और प्लस जाएगा तो +20, तो डिटरमिनेंट का मान कितना आ गया 18। ये आपका आंसर होगा, राइट। अब जैसे प्रश्न 2 है, जैसे जैसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ता जाएगा। 2 इसका पहला, इसमें भी अपन से डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, डिटरमिनेंट, और क्या दिया हुआ हमको cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, मान निकालना है। अरे बच्चों एकदम सिंपल, देखो जो सिखाया ना वही कर दो, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस तो लगेगा, फिर अब इनका गुणा करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिटरमिनेंट = cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आ गया 1, तो सेकंड का आंसर। फिर सेकंड का सेकंड देखो, मैं जानबूझ के ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया हुआ है x² -x + 1, x - 1,
x प्लस 1 x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है तो जैसे करा है, जैसे सिखाया है वैसे कर लो, इनका गुणा कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस इन दोनों का गुणा कर दो तो क्या जाएगा बोलो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, चाहो तो भी एक्स प्लस 1 को कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 निकल गया तो ये बचेगा, और माइनस के कारण ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ जाएगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कुल मिला के अपना आंसर आ गया है ना। या तो गुणा करके कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे बुक में दिया है उसके हिसाब से तो उन्होंने गुणा करके बताया है, तो गुणा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा कर लो, वही आंसर आएगा। ये भी आंसर है, या फिर आप गुणा करके भी आंसर लिख सकते हो। तो x को गुणा करोगे तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा कर दिया, अब प्लस 1 का प्लस, तो पूरा सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्स क्यूब, फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आंसर आना चाहिए। तो क्या आंसर है यहाँ पर, आंसर यदि आप देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, प्लस टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या मुझसे, हैं? ये मिस्टेक हुई ना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और 1 प्लस 1 2, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, प्लस 2। अब जब इसमें गुणा करोगे इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा, तो फिर ये वाला, फिर केवल इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करोगे तो फिर इसको भी अलग करो, फिर यहीं से देख लो, तो यह आ जाएगा डिटरमिनेंट। पहले x का गुणा कर दो तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणा करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब ये 2x और माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आंसर आएगा बच्चों, और मेरे ख्याल से ये आंसर है, यही आंसर है। एक्सरसाइज 4.1 इसका आंसर जो है राइट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन है सेकंड का, सेकंड भी हो गया ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हमको आव्यूह दिया ए 1 2 4 2 ऐसा, और हमको दिखाना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमको सिद्ध करना है। हमको आव्यूह दिया गया है 1 2 4 2, और आपको सिद्ध करना है कि इस आव्यूह के डबल का डिटरमिनेंट इस आव्यूह के डिटरमिनेंट का 4 गुना। बहुत सिंपल बच्चों, सॉल्यूशन देखो, ये a है, पहले आप 2a ज्ञात कर लो।
तो 2a के लिए 2 इंटू 1 2 4 2 है ना, तो 2a इज इक्वल टू आव्यू, याद रखो आव्यू है ये, तो 2 का गुणा करो 2 4 8 4। अब आप 2a का डिटरमिनेंट निकालो, 2a का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट के लिए इनका गुणा करोगे तो 2 गुणे 4 8 माइनस 8 चुको 32। तो आपने देखा डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू कितनी आ रही है, 32 माइनस 8 6 24 माइनस 2 4 आई है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली। अब हम डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं, तो इसी में कर सकते हैं 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ रही है बच्चों 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 का मतलब माइनस ऑफ 6, राइट। अब यदि हम इसको 4 से गुणा कर दें, बाईं तरफ तो दाईं तरफ भी करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये हो गया 2। आप देख रहे हैं 1 और 2 से सिद्ध हो गया है, 1 व 2 से सिद्ध होता है कि डिटरमिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, क्लियर हो गया। फिर थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चों, ये बस थर्ड डिग्री में है और क्या है, तीसरी कोटि में। चलो ठीक है, करते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ए ये 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये हमको दिया है, आव्यू दिया है। अब हमको सिद्ध करना है डिटरमिनेंट सारणिक 3a इज इक्वल टू 27 गुना सारणिक a के, डिटरमिनेंट a के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो जैसा भी मैंने तुमको सिखाया उस हिसाब से तुम सबसे पहले 3a ज्ञात करो, मतलब 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो 3a आ गया, 3 आ गया, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 ये आया। अब डिटरमिनेंट 3a निकालो, डिटरमिनेंट 3a। तो डिटरमिनेंट 3a निकालने के लिए मैंने तरीका आपको बताया कि या तो आप ये वाला स्तंभ लेके सॉल्व करो या ये वाला। उसका कारण समझ रहे हो आप, क्योंकि इस वाले स्तंभ में देखो 2 शून्य है और इस वाले पंक्ति में देखो 2 शून्य है, तो थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। तो चलिए अपन इसको चुनते हैं, तो अपन 3 लेते हैं। तो क्या लिखोगे, -1 की घात 1 धन 1, क्योंकि ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा +3। और जब 3 लोगे ना बच्चों तो पूरी पंक्ति छोड़ देना और पूरा स्तंभ, तो क्या बचेगा फिर 3 6 0 12। फिर माइनस, क्योंकि ये देखो कौन सा है, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब ये एक्चुअल में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका मतलब -1 की घात जब करोगे तो 2 धन 1, तो ये 3 आ जाएगा, तो इसमें माइनस आ जाएगा। पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि माइनस करने के बाद आप 0 लिखोगे। अब 0 के बाद आप कुछ भी कर लो 0 तो आएगा, फिर इसको लोगे तो प्लस इसमें भी आएगा 0, और उसके बाद 0 की ये पंक्ति छोड़ोगे ये स्तंभ और इसका गुणा करोगे तो कुल मिलाकर 0 आएगा। तो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 3a की वैल्यू आ गई आपको, कितनी आ रही है 3 इंटू, इनका गुणा कर लो 3 गुणित 12, 12 तिया 36 माइनस 0 गुणित 6 0, तो कुल मिलाकर आपने डिटरमिनेंट 3a सारणिक 3a का मान निकाला। 3 छंग 18 बचेगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया।
अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में बच्चों सीधे आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालो। डिटरमिनेंट ए का मतलब समझ गए आप, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो इसको भी आप इसी तरीके से कर लो, तो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1। फिर क्या जाएगा यहाँ पर, समझ गए आप, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा था पर चलिए 1 2 0 4 माइनस 0, ये दिख रहा है ना, तो इसलिए इसके साथ कुछ भी करोगे 0 आएगा, प्लस फिर तीसरा भी 0 है तो इसके साथ भी कुछ भी करोगे 0 ही आएगा। कुल मिलाकर आपने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 1 गुणित 4 4 माइनस 0 गुणित 2 0। तो बच्चों आपने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाली तो y है 4। अब इसमें 27 का गुणा कर दो, तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 27 गुणित 4 कितना होता है बच्चों, हाँ देखो 108 ही आएगा। 27 इंटू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 27 गुणित 4 108, 7 चौको 28 की 8, 2 4 दूनी 8 और 10 108। तो क्या प्रूफ हो गया, 1 व 2 से सिद्ध हुआ कि डिटरमिनेंट 3a सारणिक 3a किसके बराबर होता है, 27 गुना सारणिक a के। डिटरमिनेंट 3a किसके बराबर होता है, 27 गुना डिटरमिनेंट a के। तो इस तरीके से बच्चों हमको फोर्थ क्वेश्चन करना चाहिए था। अब फिफ्थ में क्या है बच्चों, 4 क्वेश्चन दिए हैं और चारों के मान निकालना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, भले ही क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ लेकिन आपको खुद करना चाहिए, है ना, खुद करके देखना चाहिए। तो चलिए फिफ्थ का एक तो क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी फिर आप 3 आप करोगे। निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। डिटरमिनेंट सारणिक दी है हमको 3 ऋण 1 ऋण 2 0 0 माइनस 1 3 ऋण 5 0। अब इसका मान निकालना है बच्चों, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अपन ये वाली पंक्ति चुने। तो डिटरमिनेंट देखो बच्चों, ये पंक्ति में देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, इसलिए -1 की घात 2 धन 1 तो ऋण आएगा, लेकिन 0 भी आएगा। अब इसके साथ में कुछ भी लिख लोगे तो 0 आएगा, तो छोड़ दीजिएगा। फिर ये देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो मतलब प्लस आएगा, है ना, 2 धन 2 4 होता है, तो माइनस आएगी, -1 की घात 4 करोगे तो धन आएगा, लेकिन फिर 0 भी आएगा। अब 0 के साथ कोई भी सारणिक लिखोगे 0 हो जाएगा। अब बचता है ये, तो प्लस -1 की घात, ये कितना दिख रहा है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब 2 धन 3 5, मतलब क्या आएगा, फिर ऋण आएगा। और फिर क्या बचा हुआ है यहाँ पर, सॉरी क्या बताया था आपको मैंने, प्लस, ठीक है, -1 की घात 5, और उसके बाद ये -1 भी आएगा, खुद भी आएगा। और जब ये खुद ले रहे हो आप तो इसकी पूरी पंक्ति छोड़ोगे इसके स्तंभ, तो क्या बचेगा, फिर बचेगा आपके पास में 3 ऋण 1 3 ऋण 5, ऐसा बचेगा। अब इसको हल कर लो। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर बच्चों ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा आपका गुणा प्लस के बाद में 3 गुणित -5 -15 माइनस, फिर 3 गुणित ऋण 1 ऋण 3 और ऋण कितना जाएगा, धन 3। तो कुल मिलाकर डिटरमिनेंट की वैल्यू जाएगी -12। ये होगा बच्चों आंसर कौन से प्रश्न का, 5वें का 1। और यदि आप पीछे देखें तो 5वें का 1 ऋण 12 है। ये बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2
फिफ्थ का 2, फिफ्थ का 3, फिफ्थ का 4 करना चाहिए। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मान लो डाउट आपको आ रहा है, तो यदि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो मुझे मैसेज बॉक्स में आप करिएगा कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये भी मान निकालना है सारणिक का, ये आप सेल्फ कीजिए। 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि x इज इक्वल टू, यदि दिया है सारणिक 2 4 5 1 बराबर सारणिक 2x 4 6x, तो x का मान ज्ञात करना बहुत सिंपल बच्चों। देखो पहले गुणा कर लो, 2 गुणित 1 2 माइनस 5 गुणित 4 20, यहाँ पर 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 चौको 24, पक्षांतर कर दो, क्या आएगा पक्षांतर कर दो, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 18, है ना, माइनस 18 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 का पक्षांतर कर दो तो प्लस हो जाएगा, तो 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। कितना बचा बच्चों, 6 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा। तो 7वें क्वेश्चन का पहला आंसर, 7वें के पहला इसका आंसर बच्चों x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। फिर बच्चों 7वें का जो दूसरा है वो होमवर्क, वो आपको करना है, और 8वां जो है इसमें भी x का मान निकालना है। तो चलिए बच्चों ये भी आपका होमवर्क है, करेंगे आप, मुझे मालूम बन जाएगा आपसे। इसके बाद अपन आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2, लेकिन 4.2 करवाने से पहले थोड़ा शॉर्ट में एक थ्योरी बताता हूं मैं आपको। अब बच्चों थोड़ी सी थ्योरी आप समझे। यदि मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसमें ए बी सी इसके निर्देशांक दिए गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और यदि इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप सारणिक की मदद से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जो क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 हो जाएगा x1 x2 x3, ये जो x निर्देशांक उनको एक ही स्तंभ में कर दीजिए, y1 y2 y3 और 1 1 1, इसको हल कर लीजिएगा तो आपको दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कभी भी किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हों तो इस तरीके से आप सारणिक की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अच्छा एक और चीज, क्षेत्रफल जो है वो हम लोग धनात्मक लेते हैं ना, इसलिए हमेशा जब क्षेत्रफल का मान आएगा या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल, तो हमको सारणिक का धनात्मक मान निरपेक्ष मान लेना चाहिए, ये ध्यान रखो। लेकिन कई बार प्रश्न में क्या होगा कि आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा और इस सारणी के अंदर कोई राशि है, x है y है k है, वो ज्ञात करना है। तो जब ऐसा हो कि आपको सारणिक में अवयव का मान ज्ञात करना हो, मान ज्ञात करना है, किंतु क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया हो, तब हमको क्षेत्रफल का
प्लस माइनस दोनों मान लेना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक और चीज, यदि तीन बिंदु सररेखीय हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो यदि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो इससे, तो सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज नहीं बनना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बस इतनी थ्योरी है। इसके आधार पर बच्चों अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 करते हैं अपन। तो नेक्स्ट देखिए, पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 4.2, इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहला दिया है अपन को 1 0, नेक्स्ट दिया है 6 0 4 3, है ना। क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने जैसा सिखाया हाफ सारणिक x1 x2 x3 1 6 4 0 0 3 1 1 1, इसका मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो जैसे थ्योरी चली है उसके हिसाब से हाफ। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया, जिस पंक्ति में या स्तंभ में शून्यों की संख्या ज़्यादा हो वहाँ से करना चाहिए। हमको यहाँ पर दिख रहा है, हम इसकी हेल्प लेंगे। तो पहला ये अवयव लेंगे, लेकिन जब ये लोगे और फिर गुणा, इसको गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो उसको छोड़ो, ये भी 0 ही आएगा, छोड़ो, ये वाला लेना अपन। तो अब यहाँ पर -1 की घात करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? तो पहले ये देखो ये अवयव कहाँ आ रहा है। तो हमको मान लो ये तीसरी पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में, मतलब i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2, तो ये जाएगा 3 धन 2, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा 3, और जब 3 लिखोगे तो ये पंक्ति छोड़ दोगे, ये स्तंभ, तो क्या बचना है फिर आपके पास? 1 1 6 1। इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? ये आ गया माइनस, ये हो गया 3, और इसको हल कर लो, 1 माइनस 6, इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये कितना हो रहा है बच्चों? -5 इंटू -3 15/2, यह आपका आंसर आएगा। यह है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट आंसर। तो बच्चों सेकंड और थर्ड ये आप करेंगे, सेम ऐसी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु A B C संरेखी हैं। 3 बिंदु दिए, हमको बोला गया संरेखी है। तो संरेखी का मतलब फिर तो क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। तो करके देखते हैं। तो इसमें पहला निर्देशांक है A, x निर्देशांक A, B का है B। 3 बिंदु दिए अपन को, एक A, एक B और एक C। इसके निर्देशांक दिए अपन को A B प्लस C, है ना। दूसरे का दिए B C प्लस A और तीसरे का दिया C A प्लस B। तो पहले तो A B C x निर्देशांक कर लो। फिर y निर्देशांक, इसका B प्लस C, यहाँ पर C प्लस A, और यहाँ पर दिया बच्चों A प्लस B, और तीसरा तो आपको पता है 1 1 1 लेते हैं। अब यदि संरेखी हैं तो निश्चित रूप से इस डिटरमिनेंट का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या बता रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप निकाल कर देखिए, यदि ये क्षेत्रफल 0 आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो मतलब ये जो दिए गए बिंदु हैं वो कैसे हैं? संरेखी हैं। तो ले लो बच्चों, फिर इसको सॉल्व करो। तो फर्स्ट A, तो जब आप A लोगे तो A वाली पंक्ति, A वाला स्तंभ छोड़ दोगे,
पहले इनका गुणा करोगे तो जाएगा c प्लस ए, है ना, क्या आएगा c प्लस ए इंटू 1, फिर माइनस a प्लस बी इंटू 1, ए प्लस बी इंटू 1, फिर माइनस b ले लो अब, तो माइनस b इंटू b लोगे तो b वाली पंक्ति छोड़ दोगे, b वाला स्तंभ छोड़ दोगे, तो फिर ये हो जाएगा, तो ये जाएगा b प्लस सी इंटू 1 माइनस a प्लस बी इंटू 1, ए प्लस बी, फिर नेक्स्ट c, तो प्लस c लोगे तो ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को, तो पहले इनका गुणा करोगे तो b प्लस सी माइनस सी प्लस ए। अब सॉल्व कर लो बच्चों इसको, आप सॉल्व करके देखो, पक्का है ये मान 0 आएगा। देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो a और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो b और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो c और c कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा a इंटू सी माइनस बी, ए इंटू सी माइनस बी, फिर माइनस b इंटू यहाँ क्या बचेगा c माइनस ए, है ना, प्लस c इंटू, तो ये जाएगा b माइनस ए, इसका मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हाफ, ये कितना जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी, ये जाएगा प्लस बी सी माइनस ए सी। अब देखो ए सी और माइनस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी, कुल मिलाकर बच्चों 0 आ गया। मतलब हमने क्षेत्रफल निकाला 0 आया, तो सिद्ध हो गया कि जो 3 बिंदु दिए थे उनके निर्देशांक वो एक्चुअल में बिंदु संरेखीय हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दिया प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 हो। k का मान ज्ञात करना है, जबकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका मान दिया है 4 वर्ग इकाई, जहाँ शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। इसमें से पहला अपन करते हैं, दूसरा आप करेंगे। तो k 0, दूसरा दिया गया 4 0 और तीसरा दिया गया है 0 2। तो वैसे यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ, डिटरमिनेंट सारणिक। तो क्या आएगा k 4 0 फिर 0 0 2, है ना, 1 1 1। वैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बोला गया 4, तो हम क्या लेंगे प्लस माइनस 4। मैंने बताया था आपको, हमको जब कोई मान ज्ञात करना हो तो हमको क्षेत्रफल कैसा रखना चाहिए, प्लस माइनस। तो बच्चों ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिएगा, तो जाएगा हाफ। बेटर है इसको सारणी को अपन इस वाले स्तंभ से लें, क्योंकि इसमें 0 2 बार है तो एक ही लेना पड़ेगा। तो आप 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 आएगा, प्लस ये 0 कुछ भी करेंगे 0 आएगा, प्लस अब यहाँ पर 2, तो 2 के लिए देखो -1 की घात, ये देखना पड़ेगा 2 कहाँ पर आ रहा है, 1 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मतलब है 3 धन 2। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका इंटू 2, और जब ये 2 लोगे तो आपको पता है इस पूरी पंक्ति को छोड़ दोगे इस स्तंभ को, तो केवल क्या बच रहा, k 1 4 1 ये बचेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों इजिकल टू क्या था आपका, प्लस माइनस 4। अब तिर्यक गुणा कर दो 4 का उधर पर, ये 0 0 तो 0 हो गया, ये माइनस आएगा क्योंकि -1 की घात 5 है विषम संख्या, फिर इंटू, चलिए ले जाने की भी जरूरत नहीं है, ये 2 भी इसके साथ कैंसिल हो रहा है,
तो 1/2 इंटू यहाँ कितना दिख रहा -2 और यहाँ डिटरमिनेंट हो जाएगा तो k -4 ऐसा जाएगा, k -4 इज इक्वल टू +-4। यहाँ पर ये गुणा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आ रहा है आपका -k +4 इज इक्वल टू +-4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 प्लस माइनस को साइड ले जाएंगे तो -+4 इज इक्वल टू ऑफ k। अब यदि आप ऋण चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह से नेगेटिव से, तो k की वैल्यू आ रही 0 और यदि प्लस चिन्ह लेते हैं तो k की वैल्यू आ रही 8। तो k के ये मान होंगे 0 और 8। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको प्रश्नावली 4.2 का थर्ड, प्रश्नावली 4.2 का थर्ड। तो इसके थर्ड का पहला मान जो है वो 0.8 आएगा। अब चौथा प्रश्न है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चौथा, चलिए, और पांचवा जो है वो तो आप कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जो ये अपन ने किया। तो मतलब मुझे एक प्रश्न और करके देना है आपको, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये कर देते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का 4.2 इसका अपन 4 वाला करते हैं क्योंकि फिफ्थ आपसे बन जाएगा। तो सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा, ये 1, 2 और 3, 6 इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमको। तो एक काम करो बच्चों, यदि ये रेखा है, इसको मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P मान लो जिसके निर्देशांक है x, y। चूंकि इसी रेखा पर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। तो सारणिक बराबर हाफ, यहाँ जाएगा 1, 3x 2 6 y 1 1 1 और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 0। क्योंकि सररेखी है ना, तो क्षेत्रफल अपन 3 बिंदुओं से अपन ने क्या निकाला, मान लेते त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लगाते, लेकिन अपन को त्रिभुज नहीं है, सररेखी है, तो क्षेत्रफल की वैल्यू 0। अब इस 2 का यहाँ पर गुणा करोगे 0 से तो 2 0 जाएगा। तो अब आपके पास बची है केवल ये सारणिक हल करने को। तो सारणिक को हल कर लो, पहले 1 ले लो, तो 1 तो ये जाएगा 6 माइनस y इंटू 1 y, फिर माइनस 3 ले लो। जब 3 लोगे तो 3 वाली पंक्ति छोड़ दोगे, 3 वाला स्तंभ छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा? फिर क्या बचेगा बताओ? 3 लोगे तो 3 वाली पंक्ति, 3 वाला स्तंभ छोड़ोगे, तो बचेगा 2 1 y1, फिर ये x ले लो प्लस x, एक चिन्ह धन एक ऋण एक, क्योंकि सीक्वेंस में ले रहे हैं ना पहली पंक्ति में, इसलिए x लोगे, x वाली पंक्ति x वाले स्तंभ, तो क्या जाएगा 2 1 6 1 बराबर 0। अब इसको हल कर लो बच्चों, समीकरण आ जाएगा, तो जाएगा 6 माइनस y माइनस थाइज ऑफ, ये जाएगा बच्चों 2 माइनस y, ये माइनस y इंटू 1 प्लस x इंटू, ये जाएगा 2 माइनस 2 का 1 के साथ माइनस 6 गुणित 1 6 बराबर 0। तो जाएगा 6 माइनस y माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3y, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस x का गुणा करो तो 2x माइनस, अरे क्या गुणा कर रहे हो, 2 माइनस 6 कितना होता है? माइनस 4, तो सीधे माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो अब आपको समीकरण मिल रहा है, ये 6 6 भी कैंसिल हो गया, 6 माइनस 6 भी कैंसिल हो गया,
तो कुल मिलाकर आपको मिल रहा है +2y इज इक्वल टू 4x, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x। ये है आपको समीकरण मिला। ये हो गया एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ का फर्स्ट, 4.2 के फोर्थ का फर्स्ट, y इज इक्वल टू 2x। बच्चों सेकंड वाला जो है वो आपका होमवर्क है, खुद करना है। मैंने बोला ना, तुम लोग ये मत सोचो कि जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप करके देखो। यदि आपको प्रॉब्लम जाएगी ना तो आप वीडियो के मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज करना, सर ये बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।